ट्यूनिस की सड़क से शुरू होने वाली तहरीक मिस्र के तहरीर स्क्वायर पर पहुंच गई। एक तरफ अवाम अशरों से जारी डिक्टेटरशिप के खात्मे के लिए जोर लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ हुस्नी मुबारक अपनी कुर्सी बचा रहे थे। The West, if it tries to push democracy in the countries of the third world countries who are not used to democracy at all, if you push it fast to reach the Western democracy, it may have a negative reaction. It may turn at the end to dictatorship. तहरीर स्क्वायर का नाम तो आप में से कई लोगों ने सुना ही होगा। बहारे अरब की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जब मिस्र पहुंची तो उसका मरकज यही तहरीर स्क्वायर था। बस आप इस्लामाबाद का डी चौक समझ लें, जहां आवाम की बड़ी तादाद रोजाना इकट्ठा होकर मुबारक हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करती। जवाब में पुलिस अपने रिवायती तरीकों से मुजाहिरीन को मुंतशिर करती। शैलिंग, पथराव, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां रोज का मामूल था। मगर यहां एक इंतहाई दिलचस्प बात देखने में आई। एक तरफ जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हो रही थीं, तो दूसरी तरफ फौज इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। कभी तो ये भी होता कि जब पुलिस और मुजाहिरीन में टकराव शिद्दत इख्तियार कर जाता, तो दोनों के दरमियान फौजी टैंक आ जाते। फौज का ये रवैया देखकर मुजाहिरीन को भी हौसला हुआ कि वाकई ये हमारी फौज है जो चुप खड़ी रहती है मगर हम पर गोलियां नहीं चलाती। बस फिर क्या था, वो फौज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मगर उस वक्त उनको ये मालूम नहीं था कि जब वक्त बदलेगा तो यही वर्दी वाले गोली चलाने में भी देर नहीं करेंगे। आपको 2011 में मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान का जलसा तो याद ही होगा, जिसके बाद से तहरीक इंसाफ को एक बड़ी जमात समझा जाने लगा था। उस वक्त आवाम पुराने सियासी चेहरों से तंग आकर तब्दीली के परिस्तार हो रहे थे। एन उसी साल मशरिक़ वस्ता के नौजवान उन डिक्टेटर से जान छुड़ाने के लिए सड़कों पर थे जो कई दहाइयों से इख्तिदार पर कब्जा जमाए बैठे थे। मगर ये नौबत आई कैसे? वो 2010 की एक ठिठुरती हुई सुबह थी। ट्यूनिस की सड़क पर एक नौजवान मोहम्मद बू अजीजी फटी पुरानी जैकेट पहने फल और सब्जी बेच रहा था। वो अपनी बेवा माँ और 6 बहनों का अकेला कमाने वाला था। उसके पास ठेला लगाने का परमिट था, ना ही भत्ता देने के लिए जेब में पैसे। पुलिस पाकिस्तान की हो या ट्यूनिस की, उसे किसी के प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं होती। यहां भी वो आए और फल, सब्जी, तराजू सभी उठाकर चलते बने। मोहम्मद रोता हुआ गवर्नर हाउस पहुंचा, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। हाँ, मगर आसमान पर उसकी सुनी जा चुकी थी। तंग आकर मोहम्मद ने माचिस जलाई। उसके जिस्म से शोले उठने लगे। इन शोलों की लपटें अरब मुल्कों की बादशाहत और आमरीत को राख करने वाली थी। उसकी सूखता लाश से एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला फूट पड़ा। बू अजीजी की रेड़ी क्या उल्टी, ट्यूनिस का इख्तिदार ही उलट गया। मगर ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ट्यूनिस से लीबिया, लीबिया से शाम, शाम से इराक, इराक से यमन और फिर मिस्र में भी अवाम हुक्मरानों के खिलाफ सड़क पर आ गए। इख्तिदार की मसनद पर 30 साल से बैठा हुस्नी मुबारक मिस्रियों को फिरौन दिखाई देने लगा। दरअसल 1922 में अंग्रेजों से आजादी के बाद से मिस्र में जमहूरियत सिर्फ नाम की थी। इख्तिदार एक डिक्टेटर से दूसरे डिक्टेटर के हाथ में मुंतकिल हो रहा था। 1952 में फ्री ऑफिसर्स ग्रुप ने बादशाहत खत्म करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। ये मिस्री फौज के चंद सर फिरे ऑफिसर्स थे, जिनके लीडर मोहम्मद नजीब थे। सदर बनने के बाद नजीब ने सोचा कि अब फौज को चाहिए कि हुकूमत छोड़कर इख्तिदार सियासतदानों के हवाले कर दे। मगर उनके साथियों का कुछ और ही प्लान था, जिनमें सबसे आगे थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जमाल अब्दुल नासिर। वो सिविलियंस को हुकूमत देना नहीं चाहते थे। नजीब का नासिर से इख्तिलाफ बढ़ता गया। तंग आकर नजीब ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अवाम के एहतजाज पर इरादा बदलना पड़ा। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि नासिर ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह सारे मामला से अलग कर दिया। उन्हें एक ऐसे सरकारी बंगले में शिफ्ट कर दिया जिससे वो 30 साल तक बाहर नहीं निकल सके। यहां से नासिर का मार्शल लॉ शुरू हुआ, जो उनकी मौत तक चलता रहा। नासिर की एक दिलचस्प बात बताऊं, वो तकरीरें बहुत अच्छी करते थे। ऐसे शोला बयां थे कि लोग घंटों खड़े रहकर उनकी तकरीरें सुनते। कहीं अगर आवाम हुकूमत से नाराज हो जाते तो नासिर तकरीर करते और सबका गुस्सा ठंडा हो जाता। कितनी सादा होती है ना ये आवाम। पाकिस्तान और भारत की तरह मिस्र की इसराइल के साथ अज़ली दुश्मनी रही है।
جمال عبد الناصر کی تقریروں کا مرکز اسرائیل ہی تھا، جو ہر وقت حملے کی طاق میں لگا رہتا۔ مصر میں کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیاریاں جاری رہتی، جیسے ہماری فوج بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ مگر 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو ناصر کی تمام تقریریں کھوکھلی ثابت ہوئی۔ مصری فوج میدان میں ہار گئی۔ ثابت ہوا کہ جنگ باتوں اور تقریروں سے نہیں جیتا کرتے، اس کے لیے جذبے اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوام میں اس شکست کو لے کر کافی غصہ تھا اور ہر کوئی توقع کر رہا تھا کہ اب ناصر اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، مگر ناصر نے وہی کیا جس کی وہ مہارت رکھتے تھے، یعنی ایک اور پرجوش خطاب، جہاں انہوں نے کچھ وعدے کیے اور کچھ بہانے۔ ویسے اس جنگ میں مصر کی مشہور گلوکارہ ام کلثوم نے بھی فوجی جوانوں کا خوب لہو گرمایا، بالکل میڈم نور جہاں کی طرح، جن پر بنی ہماری یہ ڈاکیومنٹری آپ ضرور دیکھیے گا۔ یعنی مصر اور پاکستان میں صرف سیاست نہیں اور بھی کئی باتیں مشترک ہیں۔ ام کلثوم سیاسی اور عسکری ایجنڈا بڑی خوبصورتی سے گنگناتی۔ ایک بار انہوں نے اقبال کا شکوہ عربی میں پڑھا، سامنے بیٹھے جرنیلوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مصر میں ان کے گائے نغمے آج بھی قومی ترانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔